हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द ग्रीन पिस्टन। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बजाज पल्सर RS 200 के कुछ नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में। इस वीडियो के अंदर मैं नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में बात करने वाला हूं, यानी कि अगर आप इस बाइक को परचेज़ करना चाहते हैं, अगर आप इस बाइक को परचेज़ करने में इंटरेस्टेड हैं, तो आपको ये चीज़ें भी जान लेना ज़रूरी है कि क्या आप इन चीज़ों के साथ में कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं। एंड साथ ही मैं एक चीज़ और स्टार्ट में ही मेंशन कर देता हूँ कि इस वीडियो के अंदर मैं नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में बात करूँगा, तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि इस बाइक के अंदर सिर्फ नेगेटिव पॉइंट्स हैं। इस बाइक में पॉजिटिव पॉइंट्स भी हैं और मैं ये कहूँगा ज़्यादातर इसमें पॉजिटिव पॉइंट्स ही आपको नज़र आएंगे। तो एक चीज़ आपने ध्यान रखनी है कि ये जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं, इसके बेस पे आपने ये नहीं समझना है कि बाइक पूरी तरीके से ख़राब है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। एंड एक चीज़ और मैं बता देता हूँ कि ये नेगेटिव पॉइंट के अंदर नहीं है। जो बाइक का लुक है वो काफ़ी ज़्यादा जो लोग हैं उनको अच्छा लगता है, लेकिन जो चीज़ मुझे पर्सनली फील होती है वो ये है कि बजाज एक लंबे टाइम से उसी लुक के साथ में इस बाइक को चला रहा है और इस बाइक का जो लुक है उसको चेंज किया जाना ज़रूरी है, जिससे कि एक फ्रेशनेस मार्केट के अंदर आ सके, लोग इसको ज़्यादा पिक कर सकें। खैर, अब इसके जो कुछ पॉइंट्स उनके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहली कमी जो आपको इस बाइक के अंदर नज़र आने वाली है, जब आप इस बाइक को देखते हैं तो आपको यहाँ दिखाई देने वाला है सिंपल टेलीस्कोपिक फॉर्क। अभी तक इस बाइक के अंदर USD फॉर्क नहीं दिए गए हैं। इवन अगर हम लोग बात करते हैं NS 200 के बारे में, जो कि इसी की सिबलिंग है, ऑलमोस्ट सेम स्पेसिफिकेशन के साथ में आपको वो बाइक दिखाई देती है। एंड उस बाइक की जो प्राइसेस हैं वो इससे कम भी हैं, उसके बावजूद भी आपको उस बाइक के अंदर अपसाइड डाउन फॉर्क दिखाई देते हैं। एंड आपको यहाँ पर सिर्फ अभी तक सिंपल टेलीस्कोपिक फॉर्क ही नज़र आते हैं। तो पहली चीज़ इसके अपसाइड डाउन फॉर्क हो गए कि भैया अभी तक नहीं दिए हैं कंपनी ने, बजाज को जल्दी से जल्दी देने चाहिए थे। दूसरी चीज़ अगर मैं बात करता हूँ तो वो भी सस्पेंशन सेटअप को लेकर है, एंड वो है इसके सस्पेंशन की स्टिफनेस को लेकर कि बाइक का जो सस्पेंशन सेटअप है वो स्टिफर साइड पर है। यानी कि जब आप इस बाइक को राइड करेंगे तो जब आप इसे प्लेन रोड पर राइड करते हैं, अच्छे रोड कंडीशन में राइड करते हैं, तो आपको ये बाइक बिल्कुल परेशान नहीं करेगी। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा भी बैड रोड पैचेस मिलते हैं, कहीं पर भी थोड़ा सा ख़राब रास्ता मिलेगा और अगर गलती से आपको टूटे फूटे रास्ते के ऊपर राइड करना पड़ा पूरी तरीके से, तो इस बाइक का जो सस्पेंशन सेटअप है वो काफ़ी ज़्यादा स्टिफर साइड पर आपको दिखने वाला है। एंड जिसकी वजह से आपको जो गड्ढे हैं, जो पोर्टल्स वगैरह हैं, उनके जर्क को अपनी बॉडी के ऊपर फेस करना पड़ेगा। तो ये दूसरी कमी आपको नज़र आने वाली है सस्पेंशन सेटअप से ही रिलेटेड। तो यहाँ आपको अपने हिसाब से सोच समझ कर ये बाइक लेनी है कि यार बाइक का जो राइडिंग पोजीशन है, जो राइडिंग पोस्चर है वो कंफर्टेबल है। नो डाउट कि अगर हम लोग कोई भी स्पोर्ट्स सेगमेंट की बाइक देखते हैं तो उसमें सबसे कंफर्टेबल आपको इसी बाइक का राइडिंग पोस्चर नज़र आने वाला है, लेकिन जो सस्पेंशन सेटअप है वो आपको स्टिफर साइड पर नज़र आएगा। तो ये चीज़ आपने ध्यान में रखकर करनी है। तो मैं ये बता देता हूँ कि अगर आप बहुत ज़्यादा यंग एज में हैं, अगर आपकी कमर वगैरह में कोई परेशानी नहीं है, तो आप आराम से इस बाइक को झेल पाएंगे और इसके जो जर्क वगैरह उनके साथ में बहुत ज़्यादा आपको परेशानियाँ फेस नहीं करनी पड़ेंगी। लेकिन आपको अगर अपनी बैक के साथ में थोड़ा सा भी कोई इशू वगैरह है या फिर पास में कोई इशू वगैरह आपको अपने बैक के अंदर रहा है, तो ये बाइक आपको परेशान कर सकती है थोड़े से भी ख़राब रोड कंडीशन के अंदर। तीसरी चीज़ की अगर मैं बात करता हूँ तो जब आप इस बाइक के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की तरफ देखेंगे तो अभी हाल ही में बजाज ने उसको अपग्रेड किया है, नो डाउट। लेकिन ये जो अपग्रेड है ना वो इतना ज़्यादा नहीं है कि आपको ऐसा लगे कि यार ठीक है बहुत अच्छा अमेजिंग सा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दे दिया। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको DG एनालॉग नज़र आता है, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में आपको कोई कमी ऐसे खास नज़र नहीं आएगी। लेकिन अभी तक इस प्राइस रेंज के साथ में अगर हम लोग दूसरी बाइक को देखते हैं, इवन जो 1.50 लाख रुपीज़ की जो बाइक हैं वहाँ पर भी आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी जैसे, नेविगेशन जैसे ऑप्शन नज़र आते हैं, जबकि अभी तक इस बाइक के अंदर ऐसा कोई भी अपग्रेड बजाज ने नहीं किया है। चौथी कमी की अगर हम लोग बात करते हैं तो वो है इसका फ्यूल गॉज। जब आप इस बाइक को राइड करते हैं तो होता क्या है कि इस बाइक का जो फ्यूल मीटर है ना, जो फ्यूल गॉज है, वो बहुत ज़्यादा सही तरीके से फ्यूल को इंडिकेट नहीं करता। उसके अंदर कभी आपको वो 2 बार दिखाएगा एंड हो सकता है उसके तुरंत बाद ही आपको वो रिज़र्व के अंदर बाइक दिखाए। फिर आप थोड़ा टाइम रिज़र्व में उस बाइक को राइड कर लेंगे एंड उसके बाद में फिर वापस से वो 2 बार दिखाने लगेगा। यानी कि बड़ा कन्फ्यूजन सा रहता है इस बाइक को राइड करते हुए कि क्या बाइक रिज़र्व में चली गई है या फिर बाइक के अंदर फ्यूल है या नहीं है, तो आपको टैंक खोल के देखना पड़ेगा। एक और चीज़ मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ कि अगर आप इस बाइक का टैंक खोल कर देखेंगे तो आपको टैंक के अंदर फ्यूल नज़र आता रहेगा, लेकिन ये बाइक बंद पड़ जाती है। यानी कि जो इसके बेस में जो नीचे की तरफ फ्यूल रह जाता है, इसका फ्यूल पंप उस फ्यूल को यूज़ नहीं करता है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर आप इस बाइक का टैंक खोल के कभी देखते हैं एंड आपको लगता है कि चलो फ्यूल है थोड़ा आगे चली जाएगी, नहीं जाने वाली है, इसमें काफ़ी फ्यूल बाकी रह जाता है एंड उसके बाद भी ये बाइक पूरी तरीके से बंद पड़ जाती है। यानी कि ये भी एक परेशानी आपको झेलनी पड़ सकती है। यानी आप टैंक के अंदर भी देखोगे तो भी आप सही तरीके से अंदाज़ा नहीं लगा पाओगे एंड अगर आप इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के अंदर देखते हैं तो वहाँ पर भी फ्यूल गॉज बहुत सही तरीके से इंडिकेट नहीं करता फ्यूल बार को, तो वहाँ एक गड़बड़ दिखाई देती है लगातार। फिफ्थ पॉइंट की अगर बात की जाए इस बाइक से रिलेटेड ही, तो मैं आपको बताता हूँ
वो है इस बाइक का पावर। अब पावर फिगर आपको काफ़ी हद तक पहले की तरह ही नज़र आएंगे। BS4 के हिसाब से जब आप देखेंगे तो आपको ऐसे लगेगा हाँ ठीक है, स्पेशली अगर हम लोग BS3 BS4 देखते हैं। लेकिन इस बाइक का मैं ये कहूँगा जो RS 200 है, इसका बहुत ज़्यादा एक नाम सा रहा है कि बहुत अच्छी बाइक है, बहुत अच्छा पिकअप है। लेकिन अब आप जब इसको BS6 के अंदर राइड करेंगे तो कहीं ना कहीं वो आपको पावर लेस फील होने वाली है। वो फील नहीं आएगी, वो पुल नहीं मिलेगा आपको इस बाइक के अंदर कि एक 200 सीसी जैसा पुल आपको मिले, वो नहीं नज़र आएगा। एंड साथ ही मैं बता देता हूँ उसका जो इंजन है वो आपको ड्यूक 200 RC 200 यानी KTM 200 का ही इंजन इसके अंदर यूज़ किया गया है। एंड पहले ये बाइक काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते हुए नज़र आती थी, लेकिन अब आपको इसके अंदर वो 200 वाला या RS 200 की जो बात थी वो वाला पुल इसके अंदर नज़र नहीं आएगा। वो जो चीज़ है आपको वो टॉप स्पीड के अंदर ही भी कम नज़र आएगी। पहले ये बाइक आराम से 150 प्लस की टॉप स्पीड अचीव कर लेती थी, अब इस बाइक के अंदर आपको वो टॉप स्पीड वाली बात भी कम नज़र आने वाली है। एंड जो पिकअप है उसके अंदर भी आपको काफ़ी कमी नज़र आएगी प्रीवियस मॉडल के कंपेयर में। तो ये सारी चीज़ें कंसीडर करके, और स्पेशली अगर आप टेस्ट राइड करेंगे तो ये चीज़ आपको फील हो जाएगी। अगर आपने ऑलरेडी BS4 RS 200 या BS3 RS 200 को राइड किया हुआ है तो परचेज़ करने से पहले बेहतर है कि आप उसको एक बार टेस्ट राइड करके ज़रूर देख लें। तो वो पुल आपको, वो जो पुश है वो कहीं ना कहीं अब कम फील होने वाला है इस बाइक के अंदर। एंड 6 पॉइंट की अगर हम लोग बात करते हैं तो वो है इसका प्राइस पॉइंट। देखो मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि इस बाइक को कहीं ना कहीं पर जब आप देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये थोड़ा सा ओवर प्राइस्ड है बाइक। दिल्ली के अंदर आपको इस बाइक के जो एक्चुअल प्राइजेज हैं वो दिखाई देने वाले हैं 1.72 लाख रुपीज़ अप्रॉक्सीमेटली। राउंड फिगर में ये प्राइस मैंने आपको बताए हैं। तो 1.72 एक्चुअल के हिसाब से हम लोग देखते हैं तो ये बाइक आपको कहीं ना कहीं महंगी ही नज़र आने वाली है। मतलब मैं ये कहूँगा कि ये बाइक वैल्यू फॉर मनी नहीं है। जब आप इस बाइक के प्राइस की तरफ देखते हैं तो ये कहीं ना कहीं 20-25,000 रुपीज़ आपको कॉस्टली नज़र आने वाली है। इस बाइक का जो प्राइस है वो आपको 1.50 लाख रुपीज़ के आसपास दिखाई देना चाहिए था। एंड उसका रीज़न भी बताता हूँ मैं आपको, ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ अपने हिसाब से बोल रहा हूँ। इस बाइक की जो बिल्ड क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा हाई लेवल की नहीं है। खासतौर से अगर मैं बात करता हूँ इसके स्विंग आर्म को लेकर, इसके कंपटीशन में जो दूसरी बाइक आती है वहाँ आपको एल्यूमिनियम स्विंग आर्म नज़र आते हैं। जैसे अगर हम लोग बात करते हैं KTM की या फिर मैं R15 की बात करूँ तो वहाँ पे आपको काफ़ी अच्छी बिल्ड क्वालिटी मिलती है एंड एल्यूमिनियम का स्विंग आर्म मिलता है। यहाँ पे आपको एक बॉक्सी स्विंग आर्म नज़र आने वाला है, एल्यूमिनियम यहाँ पे यूज़ नहीं किया गया है। साथ ही इसका एक कंपैरिजन चलता था यामाहा R15 V3 के साथ में। ये यामाहा R15 V3 से आपको चीप नज़र आती थी, सस्ती नज़र आती थी। एंड बजाज ने हमेशा इसके जो प्राइजेज़ हैं वो जो अपगोइंग मॉडल होता है R15 का उससे थोड़ा सा कम रखती है। जब से R15 V4 को लॉन्च किया गया तो बजाज ने इस बाइक के प्राइजेज़ को R15 V3 के प्राइजेज़ से ऊपर कर दिया, जबकि बाइक के अंदर कोई चेंज नहीं किया गया, लेकिन इसके प्राइजेज़ को ऊपर कर दिया गया R15 V3 के कंपेयर में, जबकि ये हमेशा R15 V3 से नीचे रहती थी। जैसे ही R15 V4 मार्केट के अंदर आई इस बाइक के प्राइजेस को इंक्रीज़ कर दिया गया। तो मैं ये बता देता हूँ कि भैया इसके जो प्राइजेस हैं उनको काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ किया गया है। तो यहाँ कहीं ना कहीं आपको 20 से 25,000 रुपये इस बाइक के लिए ज़्यादा पे करने पड़ते हैं। इस बाइक का जो एक्चुअल प्राइस है वो अप्रॉक्सीमेटली आपको 1.50 लाख रुपीज़ के आसपास दिखना चाहिए था। तो ये 6 पॉइंट है कि ये बाइक वैल्यू फॉर मनी नहीं है। 7 पॉइंट की अगर हम लोग बात करते हैं तो वो आपको दिखाई देगा कि इस बाइक का जो सीट है वहाँ आपको ना कुशन बहुत ज़्यादा अच्छा नज़र नहीं आएगा। मैं ये मानता हूँ कि एक स्पोर्ट्स सेगमेंट बाइक जो होती है उसके अंदर कुशन बहुत ज़्यादा नहीं होता। अगर आप दूसरी भी बाइक देखेंगे तो वहाँ पे भी ज़्यादा कुशन नहीं दिखेगा, लेकिन बजाज ने इसको एज ए स्पोर्ट्स मशीन नहीं लॉन्च किया, इसको एज ए कंप्लीट मशीन की तरह लॉन्च किया कि आप इसको ट्रैक पे भी यूज़ कर सकते हैं एंड आप इस बाइक को रोड के ऊपर भी यूज़ कर सकते हैं। तो आप कहीं ना कहीं इस बाइक की जो सीट हैं वो आपको कंफर्टेबल मिलनी चाहिए थी। बाकी और भी छोटी छोटी चीज़ें हैं। अगर आप टायर साइज़ की तरफ ध्यान देंगे तो आपको यहाँ पे काफ़ी थिन टायर मिलते हैं दूसरी बाइक के कंपेयर में। सिर्फ 130 सेक्शन का रियर टायर नज़र आता है, जो कि R15 के अंदर 140 है, KTM के अंदर 150 है, यानी कि टायर भी कहीं ना कहीं थिन दिया गया है। कॉस्ट कटिंग बजाज ने काफ़ी ज़्यादा की है इस बाइक के अंदर। तो मैं ये कहूँगा कि छोटी छोटी कमियों पे अगर आप देखेंगे तो और भी ज़्यादा दिखने वाली हैं। ये बाइक कभी अगर गड्ढे में जाती है तो गड्ढे में जाने के टाइम पर आपको आगे से खट की आवाज़ आने वाली है, खट खट का साउंड होता है, जिसको सर्विस सेंटर वाले भी दूर नहीं कर पाएंगे। अगर आप सर्विस सेंटर जाते हैं उनको कंप्लेन करते हैं तो वो कह देते हैं कि भैया ये दूर नहीं होगी, या वो मुस्कुरा के दिखा देंगे कि नहीं नहीं ऐसा नहीं हो पाएगा। तो और भी काफ़ी छोटी छोटी कमियाँ हैं जिनके बारे में जिक्र किया जा सकता है, लेकिन फ़िलहाल ये कुछ मेजर से पॉइंट थे जिनको मैंने कवर किया है यहाँ पे। हाँ, एक चीज़ और मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ कि अगर आप ऑलरेडी इस बाइक को यूज़ करते हैं या फिर आपने इस बाइक को राइड करके देखा है एंड आपको भी कुछ कमियाँ इस बाइक के अंदर नज़र आई हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर वो शेयर कर सकते हैं दूसरे लोगों के साथ में कि आपको इसके अंदर क्या कमियाँ फील होती हैं, बजाज को क्या चीज़ें आपके हिसाब से इस बाइक के अंदर अपग्रेड करनी चाहिए। तो वो जो चीज़ें थी वो मैंने अपनी तरफ से बता दी कि हाँ, यहाँ पर आपको 7 कुछ मेजर पॉइंट से नज़र आने वाले हैं, जो कमियाँ आपको विजिबली इस बाइक के अंदर नज़र आने वाली हैं।
बाकी छोटी छोटी चीज़ें और भी हैं जिनके बारे में बात की जा सकती है। तो फ़िलहाल ये जो वीडियो है, इस वीडियो के अंदर सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर किसी और चीज़ के बारे में बात करते हुए।